11th में कुछ स्मॉल टॉपिक्स हैं, जैसे कि कैलोरीमेट्री हो गया, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कम इम्पॉर्टेंट है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, कम पूछे जाते हैं। लेकिन इन चैप्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कुछ मेजर टॉपिक्स में यूज में आता है और इसलिए इनका थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सरफेस टेंशन, इसको समझने के लिए हमने एक फिगर बनाया है और इस फिगर में दो डिफरेंट केसेस दिखाए गए हैं। एक देखेंगे राइट साइड में एक स्ट्रिंग है जिसको दो सपोर्ट से लटकाया गया है। ठीक है, स्ट्रिंग जो है अभी हो सकता है कि अभी लूज हो, ज़्यादा टेंशन नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर ऐसा करें कि इसमें कुछ वेट लटका दिया जाए इस तरह से, ठीक है, कुछ वेट लटका देंगे तो इस ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन आ जाएगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा और इसमें टेंशन आएगा। ठीक, बिल्कुल वैसा ही केस होता है जब हम बात करते हैं कि लिक्विड के, तो लिक्विड के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसके आसपास भी खूब सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सारे मॉलिक्यूल्स इनको अट्रैक्ट करते हैं, जिसको कि मॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है ना। मॉलिक्यूलर फोर्स से इसके आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे और नेट फोर्स इस पर ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि लिक्विड के सरफेस पर है, तो उस पर देखेंगे कि उस पर मॉलिक्यूलर फोर्स साइड में लगेगा, नीचे की तरफ भी लगेगा, है ना, लेकिन ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उन पर मॉलिक्यूलर फोर्स है 0, और जबकि जो ऊपर वाला फोर्स है, जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है जो सरफेस पर है, उस पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है जो कि 0 नहीं है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस लिक्विड सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, हर मॉलिक्यूल पर नीचे की तरफ नेट फोर्स लग रहा होगा, है ना। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा होगा जैसा कि यहाँ पर इस स्ट्रिंग में इनका वेट लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जैसे इस स्ट्रिंग में टेंशन आ गया तो इस लिक्विड सरफेस में भी टेंशन आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी कारण से चूंकि फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आने की कोशिश करते हैं और जो लिक्विड सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करने लगता है और उसी प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी कहा जाता है ना। तो सरफेस टेंशन का डिफिनीशन हम लोग इस तरह से बताते हैं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ a liquid surface due to which it behaves as stretched elastic membrane, stretched elastic मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक एक्सप्लेनेशन सरफेस टेंशन का ये है और जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है वो दिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में या उसके बेस पर। कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। मॉलिक्यूलर फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मोलिकुलर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो जहां भी कंजर्वेटिव फोर्स आता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आती है। सो मोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी exists at
the surface and inside the liquid। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। जैसा कि हम जानते हैं हर ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी के लिए अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है ना, मिनिमाइज करना चाहता है। लेकिन जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है ना। तो कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट लिक्विड सरफेस is higher than the potential energy of molecules inside liquid। जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर ज़्यादा होती है। और जैसा कि हम जानते हैं स्टेबिलिटी के लिए हर ऑब्जेक्ट अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है। तो ये कर सकते हैं फॉर स्टेबिलिटी मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स want to go inside the liquid, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर रहना चाहते हैं और इसीलिए कह सकते हैं सो ओपन सरफेस और ओपन लिक्विड सरफेस gets tendency to contract and hence it behaves as stretched elastic membrane, stretched elastic membrane। और इसी कारण से जो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है वो लिक्विड सरफेस में आ जाती है, जिसके कारण से जो लिक्विड सरफेस है वो ऐसा बिहेव करता है जैसे बैलून का जो रबर होता है वैसे बिहेव करता है। आपने देखा होगा कि जो बैलून का रबर होता है अगर उसको हम लोग खींचे दोनों हाथ से और उस पर कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर झूल जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये जो लिक्विड सरफेस है अगर इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसके ऊपर ये झूल जाता है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से जैसे हम कहें कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और लिक्विड सरफेस है, तो इस ऑब्जेक्ट के आने से लिक्विड सरफेस जो है वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर ही टिका रहेगा। तो ये तो हो गया कि सरफेस टेंशन जनरेट कहाँ से होता है, उसका बेसिक क्या है ना। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरफेस टेंशन होता क्या है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसको जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा डेफिनेशन को। डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है शुरू में ही कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड सरफेस ड्यू टू विच इट बिहेव्स एज स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से ये इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है।
ठीक, तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि सरफेस टेंशन फोर्स सिर्फ लिक्विड सरफेस पर ही लगता है ना, ये लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई लिक्विड सरफेस है, ठीक, और इस लिक्विड सरफेस पर हम लोग एक पतला सा लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ऐसा देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन पर राइट साइड वाले मॉलिक्यूल्स एक फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, ये फोर्सेज कुछ इस तरह से होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा इधर, है ना, मान लेते हैं कि ए फोर्स लग रहा है। उसी तरह से जो राइट साइड में मॉलिक्यूल्स हैं, इस लाइन के राइट साइड में जो मॉलिक्यूल हैं उनको लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल्स भी इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और चूंकि उधर भी कॉन्सेंट्रेशन एक जैसा है तो उधर भी सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल होगा। अगर मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, इस लाइन का लेंथ है L, तो जो सरफेस टेंशन होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह से, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, इट इज सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो ये सरफेस टेंशन है, इसको हम लोग एक सिंबल देते हैं T। ये सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन फोर्स है, और ये वो लेंथ है जिस पर की फोर्स ये लग रहा है ना। तो अगर हमें सरफेस टेंशन फोर्स निकालना हो, सरफेस टेंशन फोर्स यानी कि F, तो इसको लिखेंगे सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, है ना। तो ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर ये L क्या होता है इसको समझते हैं, वेयर L इज वेटेड पेरीमीटर, वेयर वेटेड पेरीमीटर का मतलब हुआ कि हम लोग वो वाला लेंथ लेंगे, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। इट इज लेंथ वेयर लिक्विड, सॉलिड एंड एयर all three are in contact। चूंकि सरफेस टेंशन फोर्स सरफेस की प्रॉपर्टी है, लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये जो फोर्स है ये ओपन सरफेस पर ही लगता है। ओपन सरफेस मतलब जहाँ की एयर हो, जहाँ पर लिक्विड भी हो और जहाँ सॉलिड भी हो। तो सरफेस टेंशन फोर्स अगर हमें किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर निकालना हो, जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक ये क्यूबिकल ब्लॉक दिया गया है। ठीक है, इस ब्लॉक को फिर से बनाते हैं थोड़ा अच्छा से। तो ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसका फिगर मान लेते हैं कि ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये जो क्यूब है ये किसी लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, ये पूरा इसका आधा पोर्शन लिक्विड में डूबा हुआ है। ठीक, तो इसका वेटेड पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसा कहा गया कि हमें वो लेंथ लेना है जहाँ पर लिक्विड, सॉलिड और एयर तीनों कांटेक्ट में हो। तो देखेंगे कि एक ये लाइन है जहाँ पर सॉलिड भी होगा कांटेक्ट में, लिक्विड भी होगा और एयर भी होगा क्योंकि वो ओपन सरफेस पर है। वैसे ही यहाँ पर एक लेंथ होगा, वैसे ही लेफ्ट साइड में होगा और फिर पीछे की तरफ। ठीक है, ये एक स्क्वायर शेप का बनेगा, है ना,
और इसका जो लेंथ है, अगर मान लें क्यूब का लेंथ है L, साइड लेंथ, तो यहाँ पर वेटेड पैरामीटर हम लोग कहेंगे वेटेड पेरीमीटर 4L हो जाएगा, है ना। इसलिए क्योंकि इसका 4L लेंथ जो है, यहाँ से साइड में देखेंगे 4L लेंथ जो है वो कांटेक्ट में है सॉलिड के भी, लिक्विड के भी और एयर के भी। तो इस पर जो फोर्स निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब सरफेस टेंशन फोर्स निकालना होगा तो सरफेस टेंशन इनटू वेटेड पेरीमीटर 4L लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सरफेस टेंशन फोर्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने सीखा कि सरफेस टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। अब हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि सरफेस टेंशन का डायरेक्शन किधर होता है ना। तो सरफेस टेंशन फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो एक्चुअली में लिक्विड सरफेस के पैरेलल होता है। डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स, surface tension force is parallel to the liquid surface। ठीक, यानी कि अगर ऐसा समझें कि अपने पास कोई लिक्विड सरफेस है और उसके ऊपर हमने एक छोटा सा मैच स्टिक डाल दिया है ना, कुछ ऐसा डाल दिया है, उसका मैच स्टिक का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है एक्चुअली में ये, है ना, उसका लेंथ अंदर की तरफ पेपर के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिक्विड सरफेस है उसका शेप कुछ इस तरह से चेंज होता है, ऐसे ऐसे चेंज हो जाता है लिक्विड सरफेस, है ना। इसको थोड़ा सा फिर से हम लोग बनाते हैं, लिक्विड सरफेस ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जहाँ पर ये मैच स्टिक के कांटेक्ट में है लिक्विड, वहाँ पर जो लिक्विड सरफेस है वो कुछ इंक्लाइन हो चुका है। तो यहाँ पर फोर्स ऐसे लगेगा, सरफेस टेंशन फोर्स, और लेफ्ट हैंड साइड में भी जो है इधर ही लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका जो मैच स्टिक का वेट है वो नीचे की तरफ है ना। अगर हम ऐसा करें कि इस मैच स्टिक को ऊपर की तरफ फोर्स लगाकर खींचें, ठीक है, इस पर हम लोग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो लिक्विड सरफेस जो है वो कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा। तो हमने इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया F, नीचे mg भी था, लेकिन F ये मान हम लोग F जो है वो ग्रेटर देन mg है, तो इसमें ऊपर जाने की टेंडेंसी आ गई। तो देखेंगे कि जो लिक्विड सरफेस है यहाँ पर कांटेक्ट के पास ऐसे हो गया है, तो सरफेस टेंशन आ जाएगा नीचे की तरफ इस तरह से। ठीक, तो ये वाला जो केस है ये तब भी ध्यान दिया होगा आपने कभी कि जैसे टेबल पर कुछ पानी गिर गया हो और वो ग्लास उस पर रखा हो, तो ग्लास को जब हम लोग ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो ग्लास ऊपर नहीं उठता है, बल्कि खिसकाने पर खिसक जाता है, लेकिन ऊपर नहीं उठता, क्योंकि उस टाइम में सरफेस टेंशन फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर समझेंगे कि जब इस पर हम लोग ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो सरफेस टेंशन फोर्स नीचे आता है, जब इसमें नीचे mg फोर्स ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन फोर्स आ रहा है। ठीक है, साथ में ये भी एक चीज़ हम लोग नोट करेंगे कि सरफेस टेंशन जो फोर्स है वो हमेशा लिक्विड सरफेस या ओपन सरफेस पर लगता है। ठीक, सरफेस टेंशन फोर्स always acts on open surface of liquid के अंदर कभी नहीं लगता।
ठीक है, ये हमेशा ओपन सरफेस पर ही लगता है। ठीक, तो सरफेस टेंशन से रिलेटेड हम लोग एक दो एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल करेंगे जिसमें कि ये टूथपिक है जिसका लेंथ L है ना, टूथपिक, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर लिखते हैं, टूथपिक of length L is placed on liquid surface। तो देखेंगे कि उसका हम लोग अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो उसका सिर्फ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हमें दिख रहा है। यहाँ पर ऊपर से ये दिखाया गया है टॉप व्यू, मतलब लिक्विड सरफेस के ऊपर से देखेंगे तो टूथपिक ऐसा दिखेगा कुछ। यहाँ पर ये जो है ये फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू देखने का मतलब है कि इस टूथपिक का सिर्फ ये सर्कुलर वाला क्रॉस सेक्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो देखेंगे कि यहाँ पर लिक्विड सरफेस अपना शेप चेंज कर लिया है उसके हिसाब से। ठीक है, तो लिक्विड सरफेस के पैरेलल हमने कहा कि टेंशन फोर्स लगता है, सरफेस टेंशन फोर्स लगता है। तो पैरेलल होने का मतलब है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐसे सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा, यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे जो है वो mg है। ठीक है, अच्छा, जब हम टॉप व्यू में देखें तो ये जो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है एक्चुअली में सरफेस के पैरेलल है। तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, यहाँ से हर जगह से ऐसे लग रहा है। ठीक है, वो एग्जैक्टली इस प्लेन में नहीं है, लिक्विड का प्लेन में नहीं है, लाइन जो दिखाया जा रहा है प्लेन में नहीं है बल्कि ऊपर की तरफ है, लेकिन दोनों तरफ से लग रहा है। इसका लेंथ हमने लिया है L। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि सरफेस टेंशन फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें लेना चाहिए सरफेस टेंशन इनटू वेटेड पेरीमीटर, है ना। तो वेटेड पेरीमीटर जो है यहाँ पर वो 2L आएगा। देखेंगे कि L लेंथ इधर से भी फोर्स लग रहा होगा, है ना, यानी ये जो T है ये T इंटू L वो इस साइड से लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और फिर T इंटू L इस साइड से भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ये दोनों फोर्स ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ हैं, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 2T इंटू L। तो इस पर टोटल फोर्स इतना लग रहा होगा जो कि mg के इक्वल होना चाहिए, तब ये जो है इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमने एक रिंग बनाया है। इस रिंग का इनर रेडियस है R1, ये इनर रेडियस है इसका R1 और आउटर रेडियस है R2। ठीक है, तो अब इस पर कोई फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई किया जा रहा है जिसके कारण से ये ऊपर उठ सके। ऊपर एक फोर्स लगाएंगे F और नीचे इसका खुद का mg लग रहा होगा, है ना। तो देखेंगे कि लिक्विड सरफेस का जो शेप है, जो ब्लू लाइंस हमने दिखाई है, ये लिक्विड सरफेस का शेप है एक्चुअली में, है ना। लिक्विड सरफेस ऐसा हो गया है। तो लिक्विड सरफेस एक सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में हर जगह पर। ठीक है, तो ये बाहर से अप्लाई तो करेगा ही, या जो अंदर वाला इसका एज है सरकमफेरेंस R1 रेडियस वाला, वहाँ से भी नीचे की तरफ लगेगा। तो अगर इसमें हमें सरफेस टेंशन फोर्स निकालना हो, सरफेस टेंशन फोर्स, तो 2 पाई R2 इंटू T सरफेस टेंशन है, और 2 पाई R2 इस पूरे सरकमफेरेंस पर, जो आउटर सरकमफेरेंस है, इस पूरे सरकमफेरेंस पर नीचे की तरफ लग रहा होगा T। तो T इंटू लेंथ, ये वेटेड पेरीमीटर कहेंगे 2 पाई R2, है ना। तो 2 पाई R2 इंटू T बाहर से लग रहा होगा, प्लस ये जो अंदर वाला सरकमफेरेंस है इस रिंग का, यहाँ से भी नीचे की तरफ ही फोर्स लग रहा होगा। तो वहाँ से लिखेंगे 2 पाई R1 इंटू T।
तो कुल मिलाकर के सरफेस टेंशन फोर्स जो लग रहा होगा वो हो जाएगा 2 पाई टी इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, क्वेश्चन इसमें ये था, ये है कह सकते हैं कि कितना फोर्स लगाया जाए कि रिंग को ऊपर उठाया जा सके, है ना। तो हम देखेंगे कि टू पुल द रिंग आउट ऑफ लिक्विड, बाहर निकालना है तो ऊपर हम लोग एक फोर्स लगाएंगे F, सरफेस टेंशन फोर्स देखेंगे कि इतना Fs जो है वो नीचे आएगा और ये mg भी नीचे आएगा। तो कम से कम F का जो वैल्यू है वो सरफेस टेंशन प्लस mg के इक्वल होना चाहिए। तो 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू टी प्लस mg, कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तब जा कर के इस रिंग को लिक्विड से बाहर निकाला जा सकता है। एक एग्जाम्पल करेंगे अभी। इस एग्जाम्पल में हमें एक सोप फिल्म दिया गया है ना। सोप फिल्म के ऊपर एक ऐसा थ्रेड रखा गया है जिसके दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया गया है, मतलब यूं कहें कि ये एंडलेस थ्रेड है। ठीक, फिर क्या किया हमने, इस थ्रेड के बीच में यहाँ पर कहीं हमने यहाँ पर होल कर दिया। ठीक है, तो इधर क्या है, इधर सोप फिल्म है और बीच में से सोप फिल्म हमने गायब कर दिया, होल बना दिया। तो क्या होगा, इस पर सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा बाहर की तरफ और इससे क्या होगा कि जो थ्रेड है ये एक सर्कुलर शेप एक्वायर कर लेता है। सर्कुलर शेप कुछ ऐसा एक्वायर करता है जैसा कि नीचे फिगर में हमने बनाया है। ठीक है, तो यूं समझें कि अपना सोप फिल्म कहीं ये था और बीच में जो थ्रेड था वो सर्कुलर शेप एक्वायर कर लेता इस तरह से। तो हमें पता करना है कि इस थ्रेड में टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो इसमें इफ सरफेस टेंशन ऑफ सोप फिल्म is T and radius of circle is R, find tension in thread। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं टेंशन फोर्स ऐसा फोर्स है जो लेंथ के पैरेलल लगता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस थ्रेड का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। वैसे एक देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन छोटा सा एलिमेंट लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ये देखने में बड़ा बना रहे हैं हम लोग, है बहुत छोटा सा। तो इस पर, इस छोटे से एलिमेंट की हम बात करें तो इस पर सर्फ जो टेंशन फोर्स होगा, टेंशन फोर्स इधर आएगा अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और इसको हम लोग टेंशन फोर्स को F से लिख लेते हैं क्योंकि जो T है वो हमने सरफेस टेंशन लिया है। तो टेंशन फोर्स हम लोग लिखेंगे F से, है ना। अब ये जो एलिमेंट है ये ऐसा मान लेते हैं कि सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो बीच में एक लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2, उसी तरह से ये वाला एंगल भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो बीच वाला लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, नीचे एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा बाई 2 होगा और फिर ये क्या होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, है ना, क्योंकि जो फोर्स है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है और ये रेडियल डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। तो ये थीटा बाई 2 लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। उसी तरह से इस साइड में भी ये एंगल होगा थीटा बाई 2
और फिर ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। तो इस फोर्स का जो टेंशन है उस टेंशन का कंपोनेंट इसके अलावा निकालेंगे तो आएगा F साइन थीटा बाई 2। इसका भी कंपोनेंट इधर आएगा F साइन थीटा बाई 2। ठीक, अब ये जो हमने एलिमेंट लिया है इस एलिमेंट का जो लेंथ होगा वो हम लोग लिख सकते हैं R इंटू थीटा, है ना। इसका लेंथ लिखेंगे R इंटू थीटा, क्योंकि टोटल एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है। अच्छा, लेंथ इतना है, लेंथ में अगर सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करें तो ये सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा, है ना। इधर वाले मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इस थ्रेड को खींच रहे होंगे ऐसे। ठीक है, अब इसमें खास बात यह है कि चूंकि ये सोप फिल्म है तो इसमें दो ओपन सरफेस होंगे, एक इधर बाहर से जो हम लोग देख रहे हैं और एक इसके पीछे से भी। ये पतली सी फिल्म है तो पीछे से भी फोर्स लग रहा होगा, इसी तरह से R थीटा इंटू टी ऊपर से लगेगा और इतना ही फोर्स पीछे वाले फेस से लगेगा, क्योंकि दो ओपन फेस है तो ये जो फोर्स है ये डबल हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि हमने कहा कि ये जो एलिमेंट हमने लिया है बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है, हमने सिर्फ बड़ा बनाया है क्लियर फिगर समझने के लिए, तो एक्चुअली में ये जो एलिमेंट है ये बहुत ही छोटा होगा, इतना छोटा। ठीक, तो इस पर बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है 2TR इंटू थीटा, और सेंटर की तरफ ये दोनों फोर्स देखेंगे कि सेंटर की तरफ लगेंगे। अगर ये थीटा बहुत छोटा हो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर जाएंगे यहाँ पर, और ये दोनों फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा ये, तो ये दोनों फोर्स मिल करके हो जाएंगे 2F साइन थीटा बाई 2। ठीक है, और देखेंगे कि ये अभी जो है चूंकि थ्रेड इक्विलिब्रियम में है तो ये एलिमेंट भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो एट इक्विलिब्रियम 2TR इंटू थीटा इज इक्वल टू 2F साइन थीटा बाई 2, है ना। तो अगर इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2TR थीटा इज इक्वल टू 2F, चूँकि थीटा बहुत स्मॉल लिया था हमने तो साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि जो F है वो आ जाएगा 2R इंटू टी, है ना। तो इतना टेंशन फोर्स होगा इस थ्रेड में। ये जो थ्रेड दिखाया है इसमें जो सरफेस टेंशन के कारण से जो टेंशन जनरेट होगा इस स्ट्रिंग में, जो थ्रेड में, वो F इज इक्वल टू 2RT आएगा।